नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद पेचीदा और ऐतिहासिक भू राजनीतिक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष की असली वजह। आइए बिना किसी पक्षपात के केवल तथ्यों के आधार पर इस 70 साल पुराने इतिहास और इस भू राजनीतिक उथल-पुथल को एकदम करीब से समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आज जो खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, वे महज ऊपरी लक्षण हैं? क्या इसके पीछे दशकों पुराना एक गहरा आर्थिक युद्ध छिपा है? आखिर इस पूरे विवाद की असली जड़ है कहाँ? और ये सब शुरू कैसे हुआ? इस 70 साल लंबे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पेट्रोडॉलर की ताकत, ईरान की क्रांति और गठबंधन, परमाणु हथियारों की होड़, टूटते समझौते और अंत में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर। तो शुरू करते हैं पहला हिस्सा, पेट्रोडॉलर की ताकत, आर्थिक आधार। 1970 के दशक में एक ऐसे आर्थिक आधार की नींव रखी गई जिसे बचाए रखना अमेरिका के लिए किसी भी कीमत पर जरूरी था। कहानी का असली रुख 1971 में निक्सन शॉक के साथ बदलता है। जब अमेरिका ने डॉलर के बदले सोना देने से मना कर दिया, तो वैश्विक स्तर पर डॉलर पर से दुनिया का भरोसा उठने लगा था। इस भरोसे को बचाने के लिए 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। तय ये हुआ कि दुनिया का सारा तेल केवल और केवल अमेरिकी डॉलर में बिकेगा, जिसे पेट्रोडॉलर कहा गया, और इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब के शाही परिवार को सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। बस डॉलर की विश्वव्यापी शक्ति इसी पेट्रोडॉलर प्रणाली पर टिक गई। लेकिन जरा पीछे चलते हैं। पेट्रोडॉलर से पहले ईरान में क्या चल रहा था? 1951 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोसाद्देक ने देश के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे पश्चिमी देशों को भारी नुकसान हुआ। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑपरेशन अजाक्स चलाकर तख्तापलट कर दिया और अपने समर्थक शाह को गद्दी पर बिठाया। यहां सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 1957 में अमेरिका ने ही एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को उसकी पहली परमाणु तकनीक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, ताकि सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार की जा सके। दूसरा हिस्सा, क्रांति और बदलते गठबंधन, एक नया मोड़। यह वो विस्फोटक समय था जहां अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद साथी हमेशा के लिए खो दिया। और ये बात एकदम साफ दर्शाती है कि 1969 की क्रांति ने अमेरिका द्वारा बनाए गए पूरे सिस्टम को कैसे तहस-नहस कर दिया। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में जनता ने शाह को सत्ता से हटा दिया और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए सभी परमाणु प्रोजेक्ट्स रातों रात रोक दिए गए। इसके बाद ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय फॉरवर्ड डिफेंस की रणनीति अपनाई, जिसमें मुस्लिम जगत भर में हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूहों को समर्थन देकर एक नया कूटनीतिक और सैन्य ढांचा तैयार किया गया। आयतुल्ला खुमैनी के इस बयान को समझना बहुत जरूरी है। जब ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाकी अरब देशों के शासक पश्चिमी देशों की कठपुतली हैं और पूरे मध्य पूर्व में इस्लामी शासन आना चाहिए, तो इससे अमेरिका समर्थित अरब देशों के शाही परिवार बुरी तरह डर गए। और सच कहें तो इसी डर ने सऊदी अरब जैसे देशों को सुरक्षा के लिए अमेरिका के और भी करीब धकेल दिया। तीसरा हिस्सा, परमाणु वृद्धि, अंतिम निवारक यानी अल्टीमेट डिटरेंट। ईरान इराक युद्ध और बाद में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ईरान को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि शासन और देश के अस्तित्व को बचाने के लिए परमाणु हथियार एक अनिवार्य जरूरत बन चुके थे। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो है यूरेनियम संवर्धन का जटिल विज्ञान। जमीन से निकलने वाले कच्चे यूरेनियम में U-235 आइसोटोप महज 1% से भी कम होता है। किसी भी परमाणु प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए इसी U-235 की मात्रा को बढ़ाने की तकनीकी प्रक्रिया को संवर्धन या एनरिचमेंट कहा जाता है। इन आंकड़ों के अंतर को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। 3 से 5% संवर्धन केवल नागरिक बिजली और चिकित्सा अनुसंधान के लिए काफी है, लेकिन अगर ये संवर्धन 90% तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि हथियारों के स्तर का परमाणु मटेरियल तैयार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और अमेरिका इस प्रतिशत पर इतनी पैनी नजर इसलिए रखते हैं क्योंकि एक बार ये 90% तक पहुंच गया तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के पेट्रोडॉलर प्रभुत्व के लिए एक अजय खतरा बन जाएगा। इसी खतरे को टालने के लिए सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए अमेरिका और इजराइल ने एक शैडो वॉर या छद्म युद्ध छेड़ दिया। फोर्डो जैसे मजबूत पहाड़ों की गहराइयों में छिपे ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को धीमा करने के लिए
स्टक्सनेट नामक एक बेहद खतरनाक वायरस कंप्यूटर सिस्टम में डाला गया, जिसने सेंट्रीफ्यूजेस को अनावश्यक रूप से तेज घुमाकर अंदर से ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी और लक्षित हत्याओं का एक गुप्त सिलसिला भी शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। टूटते समझौते और हमले, कूटनीतिक विफलता। आधुनिक युग की इन घटनाओं में पुरानी सभी संधियां विफल हो गईं और प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कूटनीति कैसे भरभरा कर गिरी, जरा ये देखिए। 2015 में भारी प्रतिबंधों के दबाव में ईरान ने JCPOA समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संवर्धन को मात्र 3.67% तक सीमित रखा गया। लेकिन 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर आ गया। स्थिति तब और बेकाबू हो गई जब 2021 में नातान्ज साइट पर हमला हुआ। इसके सीधे जवाब में ईरान ने आक्रामक कदम उठाते हुए यूरेनियम संवर्धन को खतरनाक स्तर यानी सीधे 60% तक बढ़ा दिया। ये तनाव 2025 और 2026 में अपने चरम पर पहुंच गया। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे भारी बमबारी अभियानों में ईरान का शीर्ष नेतृत्व तक खत्म हो गया। लेकिन यहां ईरान की मोज़ेक डॉक्ट्रिन रणनीति सबसे असरदार साबित हुई। इस सिद्धांत के तहत पूरे देश की सैन्य कमान को 31 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि केंद्रीय नेतृत्व के पूरी तरह समाप्त होने के बावजूद ईरान का सिस्टम ढहा नहीं और उसने प्रांतीय स्तर से अपना बचाव बखूबी जारी रखा। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था का दम घोटना, अंतिम टूटने का बिंदु। इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले अध्याय में हम ईरान के उस रणनीतिक ट्रंप कार्ड को समझेंगे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकता है। $20,000, बस $20,000। ये ईरान के एक शाहिद ड्रोन की अनुमानित लागत है। युद्ध की दुनिया में ये बहुत ही सस्ती और आम तकनीक मानी जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक तरफ $20,000 का बेहद सस्ता ईरानी ड्रोन है और दूसरी तरफ $300 मिलियन का अत्याधुनिक अमेरिकी रडार सिस्टम। जब यह सस्ता ड्रोन इतने महंगे रडार को नष्ट करता है तो यह असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के भारी आर्थिक बोझ को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। लाखों डॉलर की मिसाइलों से कुछ हजार के ड्रोन्स को मार गिराना किसी भी महाशक्ति के लिए एक बड़ा वित्तीय घाटा है। इस भारी निर्भरता को देखिए, दुनिया की ऊर्जा जरूरतें होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कितनी ज्यादा टिकी हैं। जापान की 80%, भारत की 50% और चीन की 40% ऊर्जा इसी एक जलमार्ग से होकर गुजरती है। ईरान इस संकरे रास्ते पर पूरी तरह हावी है, जो दुनिया के ऊर्जा प्रवाह का सबसे अहम और नाजुक चोक पॉइंट है। केवल 9 किलोमीटर चौड़ा ये नौवहन रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के 20% हिस्से को नियंत्रित करता है। ईरान को यहां से गुजरने वाले हर जहाज को डुबाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे केवल एक जहाज पर हमला कर दें तो बीमा कंपनियां तुरंत पीछे हट जाएंगी और सारा वैश्विक परिवहन खुद ब खुद रुक जाएगा। और जैसे ही यहां से तेल का व्यापार रुकेगा, अमेरिका का पूरा पेट्रोडॉलर रिसाइकलिंग सिस्टम पंगु हो जाएगा। अगर यहाँ कोई नाकेबंदी होती है या ड्रोन से हमला होता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। जरा सोचिए, खाड़ी देशों का 90% खाद्य आयात इसी रास्ते पर निर्भर है। उनके पीने के पानी का 60% जिन डीसैलिनेशन प्लांट्स से आता है, वे ड्रोन्स के सामने पूरी तरह असुरक्षित हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे बिछी क्रूशियल पनडुब्बी इंटरनेट केबल, जो दुनिया भर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग को चलाती है, वो भी इस क्षेत्र में सीधे तौर पर खतरे की जद में है। और ये सब हमें अंत में एक बेहद उकसाने वाले और विचारणीय सवाल पर छोड़ देता है। यदि दुनिया के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ यह संघर्ष पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, दुनिया के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और महाशक्तियों द्वारा बनाए गए पेट्रोडॉलर सिस्टम को रातों रात चकनाचूर कर सकता है, तो महाशक्तियों के इस वर्चस्व वाले खेल में वास्तव में असली ताकत किसके हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें वैश्विक अर्थशास्त्र की नाजुकता पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज इस जटिल विषय पर आपको कुछ नया और स्पष्ट नजरिया जरूर मिला होगा।